देश कैसे चलते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब छिपा है सरकार की सबसे ताकतवर ब्रांच यानी कार्यपालिका में। चलिए, आज दुनिया भर में पावर के इस सेंटर को एक्सप्लोर करते हैं। अक्सर हम ये टाइटल सुनते हैं ना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चांसलर, लेकिन इन टाइटल्स के पीछे की असली कहानी क्या है? देखिए, ये सिर्फ अलग-अलग नाम नहीं है, ये पावर के बिल्कुल अलग-अलग स्ट्रक्चर्स को दिखाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इनमें असल में फर्क क्या है। किसी भी देश की सरकार को समझने के लिए ना हमें उसके फाउंडेशन से शुरू करना होगा। अब देखिए, दुनिया की लगभग हर सरकार 3 मेन पिलर्स पर टिकी होती है, जो मिलकर पावर का बैलेंस बनाए रखते हैं। तो ये 3 पिलर्स हैं। पहला, विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा, कार्यपालिका, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा, न्यायपालिका, जो ये देखती है कि कानून का सही मतलब क्या है। अब एक अच्छी, स्टेबल सरकार के लिए इन तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन और बैलेंस होना ये बहुत ही जरूरी है। तो आज के हमारे इस एनालिसिस में हम इन 3 में से एक पर फोकस करेंगे, कार्यपालिका पर। ये सरकार की वो ब्रांच है जो सबसे ज्यादा दिखती है और कह सकते हैं सबसे पावरफुल भी है। तो ये कार्यपालिका आखिर है क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझिए जैसे कोई स्कूल हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक बॉडी चाहिए ना, जो फैसले ले सके और नियमों को लागू कर सके। सरकार के लिए वो बॉडी ही कार्यपालिका है। यही वो हिस्सा है जो पॉलिसी डिसीजंस लेता है और कानूनों को सिर्फ कागजों से निकालकर असल दुनिया में लागू करता है। देखिए, कानून तो तब तक सिर्फ शब्द हैं जब तक कार्यपालिका उन्हें एक्शन में न लाए। चाहे वो नई नीतियां बनाना हो, उन्हें इम्प्लीमेंट करना हो या फिर वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाना हो। यही वो ब्रांच है जो सरकार के वादों को हकीकत में बदलती है। अब कार्यपालिका के भी 2 बहुत जरूरी हिस्से होते हैं। एक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मतलब हमारे चुने हुए नेता जैसे प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, जो एक फिक्स्ड टाइम के लिए पावर में रहते हैं। और दूसरा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी हमारे सिविल सर्वेंट्स जैसे IAS, IPS ऑफिसर्स। ये एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी होते हैं और सरकार चाहे किसी की भी आए, ये लंबे समय तक अपनी सेवा देते रहते हैं। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि कार्यपालिका क्या होती है, तो चलिए ये देखते हैं कि दुनिया भर के देशों ने अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को स्ट्रक्चर करने के लिए कौन-कौन से मेन मॉडल्स अपनाए हैं। मोटे तौर पर देखें तो इसके 3 मेन फ्लेवर्स हैं। तो पहला और सबसे कॉमन मॉडल है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो भारत और UK जैसे कई देशों में देखने को मिलता है। इस सिस्टम की सबसे खास बात है कलेक्टिव लीडरशिप, मतलब यहाँ पावर किसी एक इंसान के हाथ में नहीं होती। पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार की पावर सीधे संसद या विधायिका से आती है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके मंत्री, वो सब संसद के ही मेंबर्स होते हैं और उन्हें सदन में मेजॉरिटी का सपोर्ट चाहिए होता है। इसमें जो प्रेसिडेंट या मोनार्क होते हैं, वो सिर्फ एक फॉर्मल हेड होते हैं। असली पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। हाँ, इसका एक नतीजा ये भी है कि अगर सरकार सदन में अपना विश्वास खो दे तो वो गिर सकती है। इससे कभी-कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी पैदा हो जाती है। चलिए, अब दूसरे मॉडल पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पहले वाले से कैसे अलग है। ये है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो इंडिविजुअल लीडरशिप पर बेस्ड है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है। इस सिस्टम में प्रेसिडेंट ही देश के और सरकार के दोनों के हेड होते हैं। लोग उन्हें डायरेक्टली चुनते हैं और वो लेजिस्लेचर के प्रति सीधे सीधे जवाबदेह नहीं होते। यही बात उन्हें बहुत पावरफुल बनाती है, क्योंकि सारी एग्जीक्यूटिव पावर एक ही व्यक्ति के पास होती है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का पूरा सार इस एक लाइन में है। ये सिस्टम स्टेबिलिटी तो देता है क्योंकि प्रेसिडेंट का कार्यकाल फिक्स्ड होता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर अलग-अलग पार्टियों के हों तो काम रुकने का, जिसे ग्रिड लॉक कहते हैं, उसका खतरा भी रहता है, जो गवर्नेंस को स्लो कर सकता है। और अब आता है हमारा तीसरा मॉडल, जो एक तरह का हाइब्रिड है। इसे कहते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये पहले 2 मॉडल्स के एलिमेंट्स को मिलाता है। फ्रांस, रशिया और श्रीलंका जैसे देशों ने ये रास्ता अपनाया है। इस सिस्टम की सबसे यूनिक बात है इसका डुअल एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर। इसमें एक डायरेक्टली चुना हुआ पावरफुल प्रेसिडेंट भी होता है और एक प्राइम मिनिस्टर भी, जो संसद के प्रति अकाउंटेबल होता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं। इससे पावर का एक इंटरेस्टिंग बैलेंस तो बनता है, लेकिन साथ ही टकराव की गुंजाइश भी बनी रहती है।
अच्छा, इस सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का। श्रीलंका में पावर का ये बंटवारा काफी इंटरेस्टिंग है। वहां प्रेसिडेंट को लोग डायरेक्टली चुनते हैं और उनके पास प्राइम मिनिस्टर को हटाने की भी पावर होती है। लेकिन सभी मिनिस्टर्स को संसद का मेंबर होना जरूरी है और प्रेसिडेंट को हटाना भी बहुत मुश्किल है, जिसके लिए संसद में 2/3 मेजॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी दोनों चाहिए। तो ये एक काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस दोनों मौजूद हैं। तो हमने 3 अलग-अलग मॉडल्स देख लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये सब मैटर क्यों करता है? मतलब सरकार की बनावट का असल में क्या असर पड़ता है? देखिए, ये सिर्फ टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस नहीं है। किसी भी देश की कार्यपालिका का स्ट्रक्चर ये तय करता है कि वहां सरकार कितनी स्टेबल होगी, फैसले कितनी तेजी से लिए जाएंगे और नेता कितने अकाउंटेबल होंगे। इसका सीधा सीधा असर हम सब यानी नागरिकों की जिंदगी पर पड़ता है। तो सवाल एकदम साफ है, इंडिया का असली बॉस कौन है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? चलिए सीधे देखते हैं कि हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है, क्योंकि जवाब शायद वैसा न हो जैसा हम सोचते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा। आखिर जब हमारा संविधान बन रहा था तो बनाने वालों ने अमेरिका जैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं चुना? उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही क्यों अपनाया? इसके पीछे बहुत ठोस वजहें थी। देखिए, सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं सारी की सारी पावर एक ही इंसान के हाथ में ना आ जाए। एक तरह से पर्सनालिटी कल्ट का खतरा था। तो इसके बजाय हमारे संविधान बनाने वालों ने सोचा, नहीं, हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां सरकार सीधे संसद को जवाब दे, मतलब उन लोगों को जिन्हें जनता चुनकर भेजती है। तो कुल मिलाकर 3 बातें एकदम साफ थीं। पहली, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। दूसरी, एक जिम्मेदार सरकार। और तीसरी, हमें ब्रिटिश राज के तहत इस सिस्टम का थोड़ा बहुत अनुभव भी था। ये एक टेस्टेड मॉडल था, तो इसी को अपनाना सही समझा गया। और इस फैसले का नतीजा बिल्कुल साफ है। असल में जो सरकार चलाते हैं वो हैं प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, और राष्ट्रपति वो देश के फॉर्मल हेड हैं, मतलब सारे काम उन्हीं के नाम पर होते हैं, पर असल में फैसले कैबिनेट लेती है। तो फिर प्रेसिडेंट के रोल को कौन सा नियम तय करता है? संविधान में एक आर्टिकल है जो इस पूरे रिश्ते की बुनियाद है। ये है आर्टिकल 74(1) और इसमें ना एक शब्द है जो पूरा खेल बदल देता है, कार्य करेगा। अंग्रेजी में कहें तो शैल। अब देखिए, ये कोई मामूली सलाह नहीं है कि माना तो ठीक, नहीं माना तो भी ठीक। नहीं, ये एक संवैधानिक आदेश है, एक कमांड है। सीधे साधे शब्दों में प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाइंडिंग है, उसे मानना ही पड़ेगा। ये कोई सजेशन नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है। लेकिन हाँ, यहाँ एक छोटा सा चेक जरूर है। अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह ठीक नहीं लगती तो वो उसे सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। पर अगर कैबिनेट वही सलाह दोबारा भेज दे तब राष्ट्रपति को उसे मानना ही होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक रबर स्टैंप है? बिल्कुल नहीं। अब हम उन 3 खास मौकों की बात करेंगे जहां प्रेसिडेंट की असली पावर, असली विवेक सामने आता है। ये वो 3 सिचुएशंस हैं जहां राष्ट्रपति का रोल सिर्फ फॉर्मल नहीं रह जाता बल्कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये 3 मौके कौन से हैं? पहला, जैसा हमने अभी देखा, किसी सलाह को दोबारा सोचने के लिए भेजना। दूसरा, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करना। और तीसरा, प्रधानमंत्री को नियुक्त करना, खासतौर पर तब जब चुनावों में किसी को बहुमत न मिला हो। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति की सबसे दिलचस्प और शायद सबसे बड़ी ताकत की, वीटो पावर, और उसमें भी एक खास वीटो की जो बड़ा अनोखा है। इसकी सबसे क्लासिक कहानी 1986 की है। इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल को लेकर काफी विवाद था। जब ये बिल तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने उस पर न तो साइन किए न ही उसे वापस भेजा। उन्होंने बस उसे अपनी जेब में रख लिया, और क्योंकि कोई टाइम लिमिट तो थी नहीं, वो बिल वहीं का वहीं रह गया और आखिरकार खत्म हो गया। इसी को कहते हैं पॉकेट वीटो, क्योंकि संविधान ये तो बताता नहीं कि राष्ट्रपति को कितने दिन में फैसला लेना है, तो उनका कुछ न करना अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला बन जाता है। सोचिए जरा, है ना कमाल की बात कि कुछ भी ना करना, इनएक्शन, किसी प्रेसिडेंट का सबसे पावरफुल मूव कैसे हो सकता है? यही तो है उनकी साइलेंट पावर, उनकी मौन शक्ति। अच्छा,
एक और वीटो भी होता है, सस्पेंसिव वीटो। इसमें राष्ट्रपति बिल को संसद के पास वापस भेज सकते हैं। पर ये पॉकेट वीटो जितना पावरफुल नहीं है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट ने उसे फिर से पास कर दिया तब तो राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे। राष्ट्रपति की असली परीक्षा तब होती है जब देश में कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो, और खासकर उस हालत में जब चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी न मिली हो। जरा सोचिए एक ऐसे सिनारियो के बारे में जिसे हंग पार्लियामेंट कहते हैं। मतलब किसी भी पार्टी के पास 272 का वो मैजिक नंबर नहीं है। अब सरकार कौन बनाएगा? यहीं पर राष्ट्रपति एक किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण 1998 का है। उस वक्त के राष्ट्रपति KR नारायणन ने एक नई परंपरा शुरू की। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाने का दावा किया तो उन्होंने सिर्फ जुबानी बातों पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने वाजपेयी जी से कहा कि वो अपने सहयोगी दलों से सपोर्ट की चिट्ठियां लाकर दिखाएं, ये पक्का करने के लिए कि देश को एक स्टेबल सरकार मिले। तो ऐसे नाजुक मौकों पर राष्ट्रपति को ये जज करना होता है कि कौन सा नेता या कौन सा गठबंधन सदन का भरोसा जीत सकता है। वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर संविधान के गार्डियन के तौर पर काम करते हैं। अब इस पूरी तस्वीर में एक और बहुत अहम पद है, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का। तो चलिए संक्षिप्त में उनके रोल को भी समझ लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए होता है और उनकी सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक है राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर काम करना। लेकिन उनकी सबसे बड़ी भूमिका तब सामने आती है जब किसी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। ऐसी स्थिति में वो ही देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, जैसा कि फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद BD जत्ती बने थे। तो एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। देश को असल में चलाता कौन है? क्या वो नेता जिन्हें हम चुनते हैं, जिनका चेहरा हम हर रोज देखते हैं, या फिर वो एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो पर्दे के पीछे से काम करता रहता है? चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर के ना 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मतलब हमारे चुने हुए नेता। ये तो टेम्पररी है, हर 5 साल में बदल सकते हैं। इनको आप सरकार का चेहरा कह सकते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं। और दूसरी तरफ है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी हमारे ब्यूरोक्रेट्स। ये सरकार का असली इंजन है। ये लंबे समय तक सिस्टम में रहते हैं और पॉलिसी को जमीन पर लागू करते हैं। तो चलिए अपनी बात के पहले हिस्से में इस पॉलिटिकल इंजन के सबसे पावरफुल हिस्से यानी प्रधानमंत्री पर फोकस करते हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर के रोल को लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट कहा था, मतलब सरकार की धुरी। और सच कहूं तो ये बात आज भी उतनी ही सही है। प्रधानमंत्री ही वो सेंटर पॉइंट है जिसके चारों ओर पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी घूमती है। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के पास इतनी पावर आती कहां से है? देखिए, सबसे पहली बात, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं। लोकसभा में उनके पास बहुमत होता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कैबिनेट के सारे बड़े फैसले, जैसे किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये सब उनके कंट्रोल में है। और तो और पार्लियामेंट में वो सरकार का चेहरा है और दुनिया के सामने भारत को रिप्रेजेंट भी वही करते हैं। ये सारे रोल्स मिलकर PM के पद को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। लेकिन एक मिनट, ये पावर ना एब्सोल्यूट नहीं है। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इलेक्शन में किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती। जब कोएलिशन यानी गठबंधन की सरकार बनती है ना, तो प्रधानमंत्री की अथॉरिटी थोड़ी कम हो जाती है। सरकार चलाने के लिए उन्हें अपने पार्टनर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। अब हर बड़े फैसले से पहले लंबी लंबी बातचीत होती है, नेगोशिएशन होता है। कौन मंत्री बनेगा ये सिर्फ PM की मर्जी नहीं, बल्कि सहयोगी पार्टियों की डिमांड पर भी तय होता है। और इसका नतीजा, पॉलिसीज अक्सर एक परफेक्ट प्लान नहीं बल्कि कई सारे कॉम्प्रोमाइज का रिजल्ट होती हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री अकेले तो काम करते नहीं हैं। उनकी एक पूरी टीम होती है जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्री परिषद। तो चलिए जरा इस टीम के स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मोटे तौर पर 3 रैंक्स होते हैं। सबसे ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालयों के इंचार्ज होते हैं और सारे बड़े फैसले यही लेते हैं। इनके बाद आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। इनको या तो इंडिपेंडेंट चार्ज मिल सकता है या ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं। और सबसे आखिर में होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट या राज्य मंत्रियों की मदद करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या आपको पता है कि सरकार जितने चाहे उतने मंत्री नहीं बना सकती? जी हाँ,
साल 2003 में 91st अमेंडमेंट के बाद ये तय हो गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। और ये किया क्यों गया? ताकि पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए मंत्री पद बांटे ना जाएं और बहुत बड़ी जंबो कैबिनेट्स न बने। और यहीं पर एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल काम करता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब बहुत सीधा है। पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक टीम की तरह लोकसभा के लिए जिम्मेदार है। अगर किसी एक भी मंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया ना, तो पूरी सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। सीधी सी बात है, सब साथ तैरते हैं या साथ डूबते हैं। चलिए अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव के दूसरे और परमानेंट इंजन की, यानी हमारी ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही की। ये वो विशाल प्रोफेशनल सिस्टम है जो पक्का करता है कि सरकार का काम ग्राउंड लेवल पर ठीक से हो। तो एक सवाल मन में आता है कि हमें एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी की जरूरत ही क्यों है? जरा सोचिए, सरकारें तो हर 5 साल में आती जाती रहती हैं। ऐसे में ये ब्यूरोक्रेसी ही है जो सिस्टम में एक स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी बनाए रखती है। ये प्रोफेशनल्स पॉलिसी मैटर्स में अपनी एक्सपर्ट नॉलेज देते हैं और ये भी पक्का करते हैं कि पॉलिटिक्स बदले लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन बिना किसी भेदभाव के चलता रहे। इस स्टील फ्रेम कहे जाने वाले ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में भी 3 मेन लेवल्स हैं। पहले ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS, IPS, ये सेंटर और स्टेट दोनों सरकारों के लिए काम करते हैं। दूसरे हैं सेंट्रल सर्विसेज जैसे IFS, IRS, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। और तीसरे हैं स्टेट सर्विसेज जो अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। इस सिस्टम की पहुंच कितनी जबरदस्त है, इसे समझने के लिए बस एक छोटा सा एग्जाम्पल काफी है। एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक अकेला IAS ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वो सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सिस्टम की पकड़ ग्रास रूट लेवल तक कितनी मजबूत है। ठीक है, तो अब तक हमने एग्जीक्यूटिव के पॉलिटिकल और परमानेंट दोनों हिस्सों को समझ लिया। अब देखते हैं कि इस पावर, इससे जुड़ी प्रॉब्लम्स और इसको काबू में रखने वाले सेफगार्ड्स के बीच एक बैलेंस कैसे बनता है। हाँ, ये भी सच है कि इस सिस्टम में कुछ सीरियस चैलेंजेस भी हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिसर्स आम लोगों की ज़रूरतों को लेकर इनसेंसिटिव हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उनकी न्यूट्रलिटी को ख़त्म कर सकता है और कई बार तो यही ब्यूरोक्रेसी नए रिफॉर्म्स के रास्ते में एक रुकावट बन जाती है। तो फिर सवाल वही है, जब पॉलिटिकल और परमानेंट दोनों ही एग्जीक्यूटिव्स के पास इतनी ज्यादा पावर जमा हो जाती है, तो इसे आउट ऑफ कंट्रोल होने से कैसे रोका जाता है? इसका जवाब हमें मिलता है हमारी संविधान में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बहुत मजबूत गार्डरेल्स बनाए हैं। पहला है पार्लियामेंट्री कंट्रोल, मतलब एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर को जवाब देना ही पड़ता है। दूसरा RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे टूल्स हैं जो ट्रांसपेरेंसी लाते हैं। तीसरा टाइम टू टाइम होने वाले इलेक्शंस, ये तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पर सबसे बड़ा चेक है। और आखिर में हमारा संविधान खुद बताता है कि एग्जीक्यूटिव की पावर की लिमिट्स क्या हैं। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में चुने हुए नेताओं की डिसिसिव पावर और एक न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी की स्टेबल एक्सपर्ट नॉलेज के बीच एक आइडियल बैलेंस आखिर क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर इस बातचीत से आपको कुछ नया जानने को मिला और ये आपको सच में उपयोगी लगा हो, तो इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर शायद किसी और स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती है। पढ़ते रहिए, समझते रहिए।